दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अब वेदांता डिविडेंड दे रहा है, बहुत ही अच्छा डिविडेंड कंपनी दे रही है। लेकिन डिविडेंड क्या अब शेयरधारकों को मिलेगा आगे जाके, या फिर जिसके पास शेयर है उन्हीं को डिविडेंड मिलेगा? इसको लेकर बड़ी अपडेट है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, कौन-कौन एलिजिबल है डिविडेंड प्राप्त करने के लिए। दूसरी तरफ वेदांता और अदानी की जो लड़ाई है वो एनसीएलटी में चली गई है और इसकी आगे सुनवाई होगी। यानी अभी भी उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा है। लेकिन जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण है वो वेदांता के लिए ठीक नहीं है। इसके पीछे की वजह को जानेंगे। दूसरी तरफ वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने यहाँ पे कुछ बड़ी बातें कही है, गवर्नमेंट से कुछ यहाँ पे इस समय डिमांड की है और उसका मकसद क्या है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 671 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली। आज 2.98% की तेजी थी। 3% के आसपास के इंट्राडे में आप देख सकते हो कि आज तेजी हमने देखी। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। स्टॉक का जो लो है वो 659 है, लेकिन हाई 673 का है। अच्छी खासी दौड़ लगाई स्टॉक ने और आप देख सकते हो कि स्टॉक फिलहाल अपने 52 वीक के हाई के आसपास है, काफ़ी बेहतर कर रहा है। इस समय मार्केट कैप 2.49 लाख करोड़ के आसपास है वेदांता का, जो इसको मेटल सेक्टर की एक सबसे बड़ी मजबूत कंपनी बनाता है। इसका पी रेशियो बहुत अच्छा है, 18.64 का है, जो इस प्राइस बढ़ने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और 7.68% का डिविडेंड पे आउट करी है कंपनी, जो दूसरी कंपनियों के मुकाबले सबसे शानदार है और इसीलिए इसको डिविडेंड का बादशाह कहते हैं। यहाँ पे इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा था, लेकिन आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से बाजार में गिरावट का सिलसिले की वजह से ये भी स्टॉक नीचे आया है। तो 1 वीक के हिसाब से आपको यहाँ पे 4.25% की गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि 1 मंथ का जो रिटर्न है वो 3.66% नेगेटिव है। यानी पिछले 1 महीने में यहाँ पे स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है, ऊपर के लेवल से नीचे आया क्योंकि बाजार में भी ज़बरदस्त गिरावट हुई है। लेकिन 3 मंथ का रिटर्न 11.95% पॉजिटिव यानी लगभग 12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जबकि 6 मंथ की बात करें इसने 49.33% का शानदार रिटर्न दिया है और 9 मंथ का रिटर्न भी लगभग उतना ही है, 50.21% का पॉजिटिव रिटर्न है। ओवरऑल देखें तो इसने फ़ायदा पहुँचा है लोगों को। तो यहाँ पे आप देखो कि अनिल अग्रवाल ग्रुप की कंपनी वेदांता लिमिटेड 11 रुपीज़ का पर शेयर डिविडेंड देने जा रही है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट है फ्राइडे 28 मार्च। तो ये देखो कि 23 मार्च को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से मीटिंग हुई जिसमें 11 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया। तो कंपनी फाइनेंशियल 2025-26 के रुपीज़ 4,300 करोड़ रुपीज़ का डिविडेंड बांट रही है, अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बना रही है। तो वेदांता लिमिटेड ने अपनी जो रिकॉर्ड डेट फाइनल की है डिविडेंड देने के लिए वो 28 मार्च शनिवार है। तो ये देख सकते हो कि शेयर होल्डर जो है वो 28 मार्च शनिवार तक जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे, उनको डिविडेंड प्राप्त होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देख सकते हो कि 28 मार्च को सैटरडे है और सैटरडे को मार्केट क्लोज है। तो ये देख सकते हो इसकी वजह से जो डिविडेंड है वो रिकॉर्डेड उसके पहले समझ लेनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे 27 मार्च फ्राइडे के दिन जिसके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे अब वही एलिजिबल होंगे, क्योंकि 28 मार्च तो शनिवार मार्केट क्लोज है। तो आपको 27 मार्च फ्राइडे तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होने चाहिए, तभी आपको इस डिविडेंड का फ़ायदा मिल पाएगा। ये आपको खास ध्यान रखना है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि 26 मार्च को यानी कल मार्केट हॉलीडे है श्री राम नवमी की वजह से। तो कल बाज़ार क्लोज है, तो कल आप शेयर बाय नहीं कर पाएंगे। तो अब जो शेयर बाय करने का जो लास्ट दिन था वो आज का ही था, 25 मार्च बुधवार। यानी जिन्होंने आज शेयर खरीदे हैं वही एलिजिबल है। अब उसके बाद कोई भी शेयर खरीदेगा तो उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। भले ही डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट तो 28 मार्च है, लेकिन दिन ऐसे आ गए कि अब आपको वो मौका नहीं मिलेगा। तो कोई सोच रहा होगा कि मैं 26 तारीख को या 27 को खरीदूंगा तो मेरे डिविडेंड मुझे मिल जाएगा, तो अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कल हॉलीडे है। तो आपको आज शेयर खरीदे, अगर आज आपने बुधवार को शेयर खरीदे तो फ्राइडे को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर चले जाएंगे,
आप एलिजिबल होंगे। तो आज का दिन अंतिम था, तो क्या कि एज़ पर T1 प्लस सेटलमेंट रूल्स के तहत देखें तो शेयर जो आपको खरीदने थे आज 25 मार्च को, और वो 27 मार्च को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते और आपको 11 रुपीज़ का डिविडेंड मिलता। तो आज तक जो भी जिन्होंने शेयर खरीदे वो सारे के सारे अब डिविडेंड के हकदार होंगे। अब के बाद डिविडेंड नहीं मिल पाएगा, ये बात ध्यान रखें। दूसरी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि एनसीएलटी ने यहाँ पे वेदांता की जो अपील थी उसको देख सकते हो कि रिफ्यूज कर दिया है। लेकिन अब यह है कि प्रोसेस जो है वो सुनवाई उसकी आगे होने वाली है, उसको खारिज नहीं किया गया है। मामले की सुनवाई तो आगे बढ़ेगी। तो मंगलवार को जो सुनवाई हुई उसमें देख सकते हो कि सीनियर एडवोकेट अभिजीत सिन्हा ने वेदांता ग्रुप की तरफ से यहाँ पे जो आर्ग्यू किया उसमें कहा कि इस रिजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर उसमें बहुत सारी कमियां थी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी इसमें, जिसमें आप देख सकते हो कि जो भी आईबीसी के जो रूल्स बने उसको फॉलो नहीं किया गया है। बिड जो हमेशा मैक्सिमम बिड होती है उसको ही मानना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं माना गया है। तो अदानी ग्रुप की बोली कम होने के बाद भी उनको मौका दिया गया। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे सवाल उठाए गए वेदांता की तरफ से। यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो सीओसी की तरफ से ये कहा गया है कि वेदांता ग्रुप को पता है कि उन्होंने अपफ्रंट रकम काफ़ी कम हमारे सामने ऑफ़र की है और हमें फंड की आवश्यकता है जल्द से जल्द, और जल्द से जल्द हम पूरा सेटलमेंट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने जो रिज़ोल्यूशन प्लान है वो वेदांता की बजाय अदानी का माना है। तो पे अदानी इंटरप्राइज़ की तरफ से देखो कि पूरी वकीलों की फ़ौज खड़ी की गई है। वो किसी भी हालत में इस डील को हाथ से जाना नहीं दे जाना चाहते। तो देखिए रितिन राय के साथ में देखें तो यहाँ पे एडवोकेट संदीप सिंघी, रूबी एस आहूजा, सीमा सुन, अभिषेक स्वरूप, ऋतुराज श्रीवास्तव, पुनीत कौर मलिक और श्रुति पांडे। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये बहुत बड़ी टीम है जो इन्होंने उतारी है। इससे बात समझ में आ रही है कि वो इस डील को किसी भी तरह से नहीं हाथ से जाने देंगे। वैसे जो मार्केट एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं कि वेदांता को इस डील में हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो उनका सीमेंट का बिजनेस या फिर जो हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस वगैरह है वो बिजनेस से उनका मेल नहीं खाता है। और इस वजह से अगर आप देखेंगे तो वेदांता के ऊपर भारी भरकम कर्ज भी है, और वो यहाँ पे एक और लोड पड़ने वाला, अगर यहाँ पे अगर इसका अधिग्रहण करते तो और पैसा कर्ज में बढ़ जाएगा। इसीलिए उनको कर्ज चुकाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि नए बिजनेस में एंट्री करनी चाहिए। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इसको लेकर कोई ज़्यादा बुलिश नहीं है। लेकिन अब इस मामले की सुनवाई होगी 10 अप्रैल 2026 को। सबसे सीओसी से और सबसे 2 सप्ताह का जट समय दिया, उनको बोला आप जवाब दें। एनसीएलटी के इसके ऊपर मामले की सुनवाई करेगी और देखना होगा कि क्या आगे होता है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सरकार से कहा है कि इस समय जो प्रॉब्लम हो रही है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हम सब कुछ इंपोर्ट करते हैं। हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, हम बहुत सारे मिनरल इंपोर्ट करते हैं, जबकि हमारे पास वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ है कि हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर में हम वर्ल्ड क्लास लेवल पे इंडस्ट्रीज बन सकते हैं, जैसे कि टेलीकॉम, एविएशन, पोर्ट्स, स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री में हम आगे जा सकते हैं। यहाँ पे वेदांता के अनिल अग्रवाल के हिसाब से 24 ऐसे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है जो हाइड्रोकार्बन्स, मिनरल्स, मेटल्स और फर्टिलाइजर्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इनको छूट दी जाए तो आने वाले इसमें बहुत कुछ यहाँ पे हम मिनरल्स में और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज में दोहन कर सकते हैं। सरकार को बस यहाँ पे पॉलिसी लाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे वेदांता की तरफ से कहा कि हमने कुछ रिसर्च किया है जिसमें हमने 24 पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को आइडेंटिफाई किया जो नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर में काम कर रही है, हाइड्रोकार्बन्स में, मेटल मिनरल्स में। ये कंपनियों के पास ह्यूमन रिसोर्सेज है और उनके पास एक मजबूत एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसके माध्यम से हम इंडिया की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो देखना होगा क्या सरकार डिमांड मानती है, क्योंकि जिस तरह से इस समय इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, इंडिया को अपने खुद के रास्ते निकालने ही होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।